जय हिंद। देखिए साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन के अंदर अपनी 10.1 समाप्त हो चुकी थी, 10.2 भी समाप्त हो चुकी थी, और 10.2 के बाद में अपन निश्चित मूल गुणधर्म पढ़े थे दोस्तों। निश्चित समाकलन के मूल गुणधर्म प्रॉपर्टियां जो थी, 7 प्रॉपर्टियां थी, वो समाप्त हो चुकी थी। उनका मैंने गणितीय विश्लेषण आपके द्वारा यहाँ पर बोर्ड पर बताया था दोस्तों। इसके बाद में अपन ने 22 उदाहरण हो चुके थे दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण मानक जो समाकलन थे दोस्तों, 4, वो भी अपने समाप्त हो चुके थे दोस्तों। वो भी मैंने बता दिए, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में जब भी 6 नंबर का 10वीं प्रश्नावली में से सवाल दिया जाता है, महत्वपूर्ण मानक समाकलन को ही दिया जाता है, इसलिए मैंने चारों को ही आपके लिए बता दिया। अच्छे से आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दिया। अपन 10.3 की बात कर रहे थे। 10.3 के अंदर अपने 7 सवाल कर लिए। आज अपन सवाल नंबर 8वें को करेंगे दोस्तों। और अब हम किसी भी प्रकार से एक छोटे से सवाल को लेकर बड़े से बड़े सवाल को भी नहीं छोड़ेंगे। सारे सवालों को अपन करेंगे दोस्तों, एक भी उदाहरण नहीं छोड़ेंगे, ना एक भी प्रश्नावली का सवाल छोड़ेंगे, ना एक भी अपन सूत्र का सत्यापन छोड़ेंगे, ना महत्वपूर्ण मानक समाकलनों को छोड़ेंगे, ना हम विविध के सवालों को छोड़ेंगे। हम सारे ही सवाल करेंगे। अपन ने अनिश्चित समाकलन पढ़े, 9वीं प्रश्नावली, वहाँ पर भी पूरे सवाल किए अपन ने, पूरे उदाहरण किए, पूरे प्रश्नावली के सवाल किए, सत्यापन किया सवालों का, सूत्रों का सत्यापन भी मैंने बताया, और त्रिकोणमितीय फलन जो थे उनका सत्यापन भी मैंने करके आपके लिए बताया। ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए बताया क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है दोस्तों, उसमें कभी कभार जानबूझ करके एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता रहता है कि बच्चा पूरे उदाहरण पढ़ के आया होगा, पूरे सवाल पढ़ के आए होंगे, पूरे विविध के सवाल भी करके आए होंगे, इसलिए वो 9वीं प्रश्नावली में कभी कभार सूत्रों का सत्यापन दे देता है 6 नंबरों में, और 10वीं प्रश्नावली में मानक समाकलनों का सत्यापन दे, महत्वपूर्ण मानक समाकलनों को दे दी 6 नंबरों में। ठीक है, इसलिए मैंने सारे ही आपके लिए बताए हैं और बताते ही चल रहे हैं। अपन किसी भी प्रकार के किसी भी सवाल को नहीं छोड़े। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत है, किसी भी सवाल में दिक्कत है, किसी भी प्रश्नावली में दिक्कत है 12th की बुक के अंदर, तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मेरे पास मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पर है दोस्तों, वहाँ पर मैसेज कीजिए या फिर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर दिक्कत है भैया। मैं उसको समझाने की आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा और उसको बोर्ड पर बता करके यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, यदि आपको किसी भी सवाल में, किसी भी प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत है तो। वैसे मैंने पूरी प्रश्नावलियाँ यूट्यूब पर डाल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अपन आज प्रश्नमाला 10.3 की बात कर रहे हैं। प्रश्नमाला 10.3 के अंदर हम आज सवाल नंबर कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों? 8। 7 तक अपने सवाल हो चुके हैं। सवाल 8 क्या है दोस्तों? 0 से पाई, तो इसकी लिमिट है e की पावर क्या दे रखा है? cos x दे रखा है। नीचे क्या दे रखा है? e की पावर में cos x दे रखा है, प्लस का क्या दे रखा है? माइनस का cos x e की पावर में, और dx। ये सवाल है, देख लो एक बार, आपकी बुक में भी देख लो। सवाल क्या है अपने पास? सवाल है कि जो लिमिट है इसकी वो तो 0 से पाई तक है। सवाल क्या है? e की पावर cos x है, अपॉन में क्या है? e की पावर cos x प्लस का e की पावर माइनस का cos x, ये सवाल है। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है अपन को सबसे अलग अपनी कॉपी कैसे दिखा सकते हैं, तो सुंदर लिखना पड़ेगा, कुछ अच्छा लिखना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, फिर सवाल को i बराबर माना करो, 0 से पाई तक इसकी लिमिट, e की पावर क्या दे रखा है? cos x दे रखा है। नीचे क्या है? e की पावर क्या है दोस्तों? cos x, e की पावर माइनस का cos x, ये दे रखा है अपने लिए, और dx। इसे समीकरण नंबर 1 बना लो। मैंने आपसे बोला था, हर वीडियो में बोला था दोस्तों कि प्रॉपर्टियों को अच्छे से पढ़ लेना, प्रॉपर्टियों को अच्छे से देख लेना। यदि आपने नहीं पढ़ी है, नहीं देखी है, तो कम से कम मेरी वीडियो तो देख लेना दोस्तों। उसमें मैंने प्रॉपर्टियाँ पूरी बताई है दोस्तों, और गणितीय विश्लेषण भी उनका समझाया है, प्रूफ करके बताया है कि यह जो लाइन बोली जा रही है वो इसके आधार पर बोली जा रही है, ये प्रूफ हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 1 से 4 तक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ, इनको तो अच्छे से कर लेना आप 1 से 4 तक तो। और यदि 1 से 4 तक भी नहीं कर सकते तो कम से कम चौथी को तो अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि उसी के आधार पर मैंने आपको लिए 22 उदाहरण बता दिए, 10 से 22 उदाहरण। चौथी प्रॉपर्टी लगी, और महत्वपूर्ण मानक समाकलन बताए दोस्तों, जो कि मैंने चौथी प्रॉपर्टी से ही बताया। हालांकि उसमें 7 प्रॉपर्टी का भी यूज हुआ,
तो और इसके अलावा मैंने 7वें से एक क्वेश्चन से 8वें क्वेश्चन तक आ गए अपन। प्रॉपर्टी नंबर 7 का माफ कीजिएगा 4th का ही यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पर 4th प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी वहाँ पर अपन 7 प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। परंतु प्रॉपर्टी नंबर 34 को तो आप बढ़िया कर लीजिए यदि आपको चाहते हो कि 6 नंबर प्राप्त हो, क्योंकि आप जानते हो 10.1 और 10.2 में से और 9 उदाहरणों में से 6 नंबर का सवाल नहीं आएगा मेरे भाई। सवाल थोड़ा क्वालिटी वाला ही आएगा। तो महत्वपूर्ण मानक समाकलन में से आ सकता है 6 नंबर का, हो सकता है उसके बाद 18वां उदाहरण, 19वां उदाहरण, 20वां उदाहरण, 21वां उदाहरण, 22वां उदाहरण भी अच्छा उदाहरण है। और कुछ सवाल इसके अंदर अच्छे हैं, जैसे कि ये सवाल रहा, इसके बाद भी कुछ आएंगे आपके 21वां, 20वां, 22वां, ये सवाल अच्छे हैं। तो हो सकता है यहाँ से देते हैं, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 34 तो आपको आनी चाहिए। और है कुछ नहीं यार, 34 प्रॉपर्टी में बस इतना याद रखना है भाई, 0 से लिमिट स्टार्ट हो रही है या फिर उन दोनों को जोड़ने पर कुछ न कुछ हो रहा है। अपन 34 प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, लिमिट को जोड़ लेते हैं ना फलन में और माइनस का x कर देते हैं। फिर उसने एक शर्त दे रखी कि ये बराबर 0 हो तो 0 से लिमिट चला दो, b माइनस का x फलन में आ जाता है। बस इतना ही तो है। प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 1 तो बहुत सीधी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सीधी है, तीसरी भी सीधी है और 4th भी सीधी है, ऐसे ही याद हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो यही कहती है कि अगर आप सीमा को परिवर्तन नहीं करते हो, अगर आप सीमा को नहीं चेंज करते हो तो निश्चित समाकलन का मान तो वही रहता है, नहीं बदलता है। लेकिन आप चर को परिवर्तन करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब वो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, वो तो यही बोलती है कि अगर आप सीमा को परिवर्तन नहीं करते हो तो निश्चित समाकलन में चर को बदल दो आप, चर को बदलने पर निश्चित समाकलन का मान नहीं बदलता है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। और प्रॉपर्टी नंबर 2 भी बहुत सीधी, अगर आप सीमा को परिवर्तन करते हो तो निश्चित समाकलन का मान तो नहीं बदलता बट चिन्ह चेंज हो जाएगा। क्या कहती है प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर आप सीमा को बदल देते हो तो निश्चित समाकलन का जो मान होगा वो तो नहीं बदलेगा बट उसमें क्या होगा, निश्चित समाकलन के मान में चिन्ह चेंज हो जाता है। बस इतना ही फर्क है। और तीसरी थी कहती है कि ए से बी तक यदि आपकी लिमिट, जो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर आपके लिए तीसरा या 5वां बताया है शायद, उसी तीसरी प्रॉपर्टी के आधार पर, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि ए से आप सी तक चलाओ इसको, जो कि मैंने प्रूफ भी किया है। तो इसकी लिमिट डायरेक्ट ले लो ए से बी तक एफ ऑफ एक्स, और अर्थात इसको टुकड़ों में लिखना चाहो तो ए से सी तक जाओ, फिर प्लस का सी से बी तक जाओ। और 0 से 3 उसकी लिमिट थी, जो कि मैंने एग्जाम्पल नहीं माफ कीजिएगा क्वेश्चन करवाया आपके लिए 10.3 में 5वां या तीसरा क्वेश्चन पड़ेगा। तो इस प्रकार से। और 34 प्रॉपर्टी तो आप जानते हो, और नहीं जानते तो अभी यूज होगी, अभी भी बता दूँ, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टियां को अपन बढ़िया से याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, समीकरण वैसा वैसे उतार देंगे, आई बराबर और 1 मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 34 लगाएंगे। देख गुणधर्म नंबर कौन सा लगाएंगे अपन, चौथा गुणधर्म क्या कहता है एक बार फिर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। चौथा प्रॉपर्टी ये कहती है ऐसे बी यदि आपकी लिमिट है और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, तो ये बोलता है कि लिमिट को आप जोड़ दो फलन में। तो अपन ने जोड़ दिया, ए प्लस का बी माइनस का एक्स कर दिया और डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 34। इसमें स्थिति दे रखी, स्थिति क्या दे रखी, यदि आपके पास इस प्रकार से स्थिति हो, ए बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 से b तो लिमिट हो गई, और a की जगह पर 0 रख दो तो क्या बचेगा, b माइनस का x बच जाएगा और dx, यही तो है। तो यहाँ पर लिमिट क्या 0 से स्टार्ट हो रही है, जी हाँ 0 से स्टार्ट हो रही है। तो क्या प्रॉपर्टी नंबर 34 लग जाएगी, बिल्कुल लगेगी, क्यों ना लगेगी ना, 0 से स्टार्ट हो रही। तो अब देखो यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 0, b का मान क्या है, पाई है, b का मान इस जगह पर क्या है, पाई है। फिर b माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख देंगे। फॉर्मूला सीधा ही तो है मेरा भाई, कुछ नहीं कर रहा मैं, 0 से लिमिट स्टार्ट है, 0 से इसमें स्टार्ट है। फिर b की जगह पर यहाँ पर पाई है और b माइनस एक्स फलन के अंदर है, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे, पाई माइनस का x लिख देंगे। बस इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, लिमिट को जोड़ेंगे तो 0 प्लस ऐसे कर लो। देखो 1 मिनट समझो, समीकरण नंबर 1 से देखो आप, i बराबर आप क्या लिखोगे, 0 से पाई, तो इसकी लिमिट है e की पावर कोस। अब क्या लिखोगे, लिमिट को जोड़ोगे ना, 0 पाई माइनस का x, ऐसे ही तो लिखोगे। 0 लिमिट को जोड़ेंगे तो 0 प्लस पाई माइनस का x, तो 0 को हटा दो ना, किसी भी संख्या में जोड़ो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसकी जगह पर 0 हटा करके पाई माइनस का x। इतनी तो आपके समझ में आई होगी, आई होप, ये तो बहुत सीधी बात है, ठीक है। पाई माइनस का x बच गया, और इधर क्या आएगा, e की पावर माइनस का कोस, कोष्टक लगा दिया मैंने, यहाँ पर लिखेंगे कोस पाई माइनस का x। क्या ये चीजें आपके समझ में आ गई दोस्तों। और dx,
बिल्कुल आ गई होगी, बहुत सीधी। अब आप 11th में पढ़कर आए होंगे दोस्तों, देखो ये 360 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है? 180 होता है ना। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या होता है? फोर्थ। आप ये भी जानते हो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, मतलब अपन सही दिशा में दाईं ओर चलेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है, और हम यदि बाईं ओर चलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। मतलब इधर चलेंगे अपन 90 के बाद इधर चलेंगे, इधर से घूमेंगे तो अपने पास प्लस का चिन्ह, और यदि इधर से घूमेंगे अपन तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देगा? पाई माइनस का एक्स, मतलब 180 माइनस का एक्स। तो 180 यहाँ है दोस्तों, 90 से 180 आएंगे, फिर 270 चलेंगे तो मतलब 180 से इधर चलेंगे तो किसका चिन्ह आएगा? प्लस का, और यदि इधर पीछे चलेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों क्या है? पाई माइनस का एक्स। पाई माइनस का क्या है दोस्तों? एक्स है। तो पाई माइनस का एक्स है तो मतलब 90 से पीछे जा रहा है। 90 और 100, हाँ, माफ कीजिएगा, 180 और 90 के बीच की बात कर रहा है। 180 और 90 के बीच की बात कर रहा है, तो 180 और 90 के बीच कौन सा क्वांटेंट है? आप जानते हो, दूसरा है। दूसरे में क्या होता है दोस्तों? साइन और कॉस नेगेटिव होता है। चेन तो नहीं होता ना, चेन तो फर्स्ट में ही होता है। फर्स्ट के अंदर क्या होता है? चेंज हो जाते हैं सारे क्वांटेंट, और पॉजिटिव रहते हैं पूरे, परंतु चेंज हो जाते हैं। सेकंड के अंदर साइन और कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होता। मतलब कॉस का कॉस ही आ जाता है, सेकंड के अंदर कॉस का कॉस ही आ जाता है, साइन का साइन ही आ जाता है। पर माइनस का होता है तो प्लस का आ जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का आ जाता है। अर्थात अपन 180 और 90 के बीच क्यों जा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई आपके? मैंने बोला आपसे 180 से इधर चलेंगे 270 की ओर तो प्लस का चिन्ह, और 180 से 90 की ओर चलेंगे उल्टे वापिस चलेंगे तो माइनस का चिन्ह। तो मतलब 180 और 90 के बीच ही तो चलेंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है, पाई माइनस एक्स आ रहा है। इसके बीच चलेंगे तो सेकंड क्वांटेंट आया, और सेकंड के अंदर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि साइन और कॉस यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, परिवर्तन नहीं होता, नेगेटिव होता है। अब बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अपन अब क्या करेंगे दोस्तों? समी इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है अपने पास? देखो यहाँ पर क्या चल रहा है अपने पास? आई बराबर क्या जाएगा दोस्तों? 0 से पाई तक तो इसकी लिमिट चल रही है। यहाँ पर देखो कोस पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस का, प्लस का है ना कोस, तो माइनस का हो जाएगा। मैंने अभी भी बोला चेंज नहीं होएगा, कोस साइन में नहीं बदलेगा, बट चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर पर माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। क्या बात आपके समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर भी प्लस का है तो किसमें हो जाएगा? ई की पावर माइनस का कोस एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पर किसका हो जाएगा? माइनस का है तो कोस प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों? कोस प्लस का, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? डीएक्स। किसी कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर कौन सी बना लो इसे? 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दो आप। देखो दोस्तों समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करते हैं अपन? अब जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ करके देखते हैं अपने पास क्या मान आता है और क्या नहीं आता है, उसको देखते हैं। तो समीकरण नंबर यहाँ पर जोड़ते हैं अपन। समीकरण नंबर 1 प्लस 2। देखो दोस्तों आई और आई क्या हो जाएगा? 2i, क्योंकि देखो ना आप LHS को जोड़ लो पहले। आई और आई कितना होता है? 2i, तो डायरेक्ट लिख देना। तो यहाँ पर आ गया 2i। ठीक है, लिमिट 0 से पाई है, इसकी लिमिट 0 से पाई, इसकी लिमिट 0 पाई। ठीक है, एक कोष्टक लगा दो दोस्तों। पूरे की लिमिट अपन 0 से पाई है, दोनों की समान है, इसलिए बाहर ही लिख लेते हैं। लिमिट पूरे के ऊपर लगा देंगे। ई की पावर कोस एक्स, और नीचे क्या है? ई की पावर कोस एक्स प्लस का ई की पावर माइनस का कोस एक्स। ये तो समीकरण नंबर 1 जो कि मैंने मान लिख दिया, प्लस का चिन्ह। ई की पावर माइनस का कोस एक्स। सेकंड समीकरण को देखो दोस्तों, ई की पावर माइनस का कोस एक्स और प्लस का ई की पावर कोस एक्स। चीजें समझ में आ रही है दोस्तों आपके? कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा डीएक्स। ठीक है, ये तो मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दी पीछे तो। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ये है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 है, और पूरे के ब्रैकेट लगा कर बाहर लिमिट लिख दी, क्योंकि समान लिमिट है 0 से पाई, और 0 से पाई यहाँ पर dx मैंने लिख ही दिया, पूरे का समाकलन कर देंगे। यहाँ तक इसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है? लहसा लेंगे इन दोनों पक्षों के। तो लहसा लेने के लिए देखो ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर माइनस साइन एक्स, ई की पावर माइनस साइन एक्स। मतलब LHS
और मतलब दोनों पक्षों का जो मान है वो बराबर है। इस प्रकार है, देखो प्लस की संख्या है आगे पीछे लिख सकते हो आप, चाहो तो e की पावर cos x को आगे लिख लो, इसको थोड़ा पीछे लिख दो, इस प्रकार से बना लो, या फिर इसको पीछे लिख दो, इसका प्लस की संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2/9 है मेरे पास और यहाँ पर 5/9 है, तो लहसा कितना आएगा इसका 9 ही तो आएगा, क्योंकि समान संख्या है, 7/9 हो जाएगा। मतलब ऊपर की संख्या को तो जोड़ेंगे ना, 2 + 5 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लहसा कितना आएगा दोस्तों, दोनों संख्या समान है, देखो यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर प्लस का है, आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है, तो आगे पीछे लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह तो पावर के ऊपर है ना, नीचे नहीं। तो अब यहाँ पर लहसा क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि लहसा तो इसका अपने पास e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस sin x आ जाएगा। तो i बराबर नहीं 2i बराबर अपने पास लिमिट 0 से पाई चल रही, ऊपर क्या आएगा, नीचे लहसा क्या आएगा, लहसा को लिख लो आप, e की पावर cos x आ जाएगा प्लस का e की पावर माइनस का cos x आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, e की पावर cos x प्लस का e की पावर माइनस का cos x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी तो फिर परेशानी हो जाएगी अपन को। कैसे नहीं होनी चाहिए दिक्कत है, मैंने क्या किया, लहसा लिया, लहसा ये आया e की पावर cos x प्लस का e की पावर माइनस sin x, आगे पीछे लिख सकते हैं, मैंने आपसे बोल दिया कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको पीछे लिखना चाहो इसको आगे लिख दो, ठीक है, लहसा ही आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, लहसा ही आ गया तो अपन क्या करेंगे, ऊपर की संख्या तो जुड़ेगी क्योंकि लहसा तो दोनों का समान है। ऊपर की e की पावर cos x लिख दिया प्लस का e की पावर माइनस sin x, प्लस का चिन्ह e की पावर माइनस का sin x लिख दिया। अब माफ कीजिएगा sin x नहीं cos x, e की पावर cos x लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह e की पावर माइनस का cos x लिख दिया, क्योंकि e की पावर माइनस का cos x था। दोनों ही मान समान है दोस्तों, कट जाएंगे, कटेंगे या नहीं, दोनों ही मान समान है, 1/1 क्या होता है दोस्तों, दोनों ही कट जाते हैं, यहाँ पर कट रहे। 2i बराबर अपने पास क्या गया 0 से पाई, तो लिमिट और 1 आ गया, dx आ गया। अब आप जानते हो अचर का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है। अचर में समाकलन क्या करते हैं अपन, जिसके सापेक्ष करते हैं वही अपने पास क्या होता है दोस्तों, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर भी आपको यदि चीजें समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। वैसे आ जानी चाहिए, बहुत सरल चीज थी, वो तो आपको 12th में आ गया। आप अचर का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही आ जाता है, मतलब x आ जाएगा। लिमिट क्या रखेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए x आ जाएगा, 0 से पाई रखेंगे, तो 2i बराबर लिमिट रख दो पाई माइनस का 0 को रख दो लिमिट को, तो यहाँ पर क्या है 2i बराबर क्या बचा पाई, 2 को नीचे ले जाओ तो i बराबर क्या गया पाई/2। यही आपका क्या गया दोस्तों, आंसर आ गया। बस इस सवाल का आंसर क्या था, पाई/2, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। इस प्रकार से अपन निश्चित समाकलनों को कर रहे हैं दोस्तों, और मैंने बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ कि 6 नंबर में महत्वपूर्ण मानक समाकलनों को अच्छे से देख लेना। मैंने बता दिया आपके लिए, कुछ उदाहरण बताए 18वां 19वां 20वां 22वां, तो उनको अच्छे से देख लेना। और इसमें भी 20वां 21वां 22वां उदाहरण अच्छा ही आएगा, उसको भी अपन करेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जो अपने दोस्त पढ़ रहे हैं 12th में हो, और कोई दोस्त अपना भाई या बहन बीएससी में या एमएससी में है, तो मैं बीएससी और एमएससी पढ़ाता हूँ दोस्तों, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए दोस्तों चैनल को, ठीक है। अगली वीडियो मिलते हैं अगले सवाल के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।